हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज को आप लोग पूरा फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो शायद आपको कहीं और ना मिले, लेकिन अगर मिल भी जाए तो इतना बेटर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीरीज है टीकाकरण। वो इस तरह से है कि महिला सुपरवाइज़र 2024 का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका मतलब मेन सिलेबस तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ, हम प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक दिया गया था पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत टीकाकरण। तो वो टीकाकरण जो टॉपिक था ना, तो उसकी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज को हम लोग 3 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आखिर में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में देखते हैं कि टीकाकरण के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है वो इस तरह से है कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो किया जाता है, तो वो उसके अंतर्गत कौन कौन से टीके लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन जो हमारा प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसके अंतर्गत 12 प्रकार के टीके लगते हैं। 12 बीमारियों के लिए टीके लगते हैं, जो कि जिसकी पहले टाइम में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से मृत्यु हुई थी उन बीमारियों की वजह से लोगों को। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि पोलियो के टीके की वजह से आज भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। इसी तरह से ऐसे 12 प्रकार के टीके लगते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद में जो कि दूसरा है वो है टीकाकरण का महत्व। तो वही चीज़ है कि टीकाकरण की इम्पोर्टेंस क्या है, टीकाकरण होने की वजह से क्या क्या हेल्प हुई है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव। तो अगर टीकाकरण किसी चीज़ की वैक्सीन नहीं होती है तो उसके कारण हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर टॉपिक से नहीं भटकना है। तो इसी तरह से हम लोग एक सीरीज बनाएंगे और 3 वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सबसे पहले किसी भी सिलेबस को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आप किसी के ऊपर क्यों बिलीव करो, आपको किसी ने बोल दिया कि टीकाकरण करना है तो क्यों करो। सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना चाहिए, और अगर सिलेबस आपको समझ आ जाए तो ये देखना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टीकाकरण आपने देख लिया तो हो सकता है कि इससे कई वैरायटी के क्वेश्चन आपको, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएं, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इधर उधर नहीं पढ़ना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बहुत ही जरूरी है। यहाँ मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट कुछ क्वेश्चन आपकी समझ के लिए, आपको एक वो समझाने के लिए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो दे देती हूँ। अगर आप लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ इसकी PDF शेयर कर दूंगी। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम किस टीके के माध्यम से की जा सकती है। तो जो पहले जो मतलब हम एक बीमारी होती है ना, टीबी, जैसे संक्रामक रोग भी कहते हैं, जो कि छुआछूत वाली होती है, तो उसकी रोकथाम किस टीके के माध्यम से की जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए जो है ना वो एक टीका बनाया गया था, जिसको VCG कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन निम्न में से किन रोगों की सुरक्षा में लगती है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना तो आपको कोई ऑप्शंस दिए हैं जो कि क्वेश्चन में आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और ना ही उनका आंसर बताया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं, और बाकी के आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहाँ बता दूंगी। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगाई जाती है। टीकाकरण में किसकी एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और पांचवा जो क्वेश्चन है, 9 माह की आयु पर खसरा जो एक वैक्सीन होता है, उसके साथ में कौन सी टीके की पहली खुराक दी जाती है, सॉरी कौन सा विटामिन दिया जाता है। हम सभी को पता है कि विटामिन A होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में जो है ना 6 वाला, तो निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है। टिटनेस टीके की
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। तो फ्रेंड्स यहाँ ने मैंने जो 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो इस चीज़ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को इसलिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं कि इन क्वेश्चन में से बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस आपको लगभग सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही मिलेंगे, अदर्स कुछ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में मीजल्स का जो टीका लगता है वो कब लगता है, ये तो इन सभी फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि जो अभी तक हमने कुछ 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो इनके माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमें ये पढ़ना है कि टीके के बारे में, टीका कब, कौन, कितना, कितनी खुराक कितने वर्ष में दी जाती है, तो इस सभी के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में इसको हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इधर देखिए कि सिर्फ यही पूछ लिया गया है कि मीजल्स का टीका बच्चे को कब लगता है। अब इसमें कुछ बड़ा नहीं है। अगर हम मीजल्स के टीके के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी खुराक के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉर्मल, एंड उसके बारे में जो है ना, तो किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है। तो ये बीमारियां हैं, जैसे कि आपको पता है कि कैंसर जैसी भी घातक बीमारी है, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर भी कीमोथेरेपी वगैरह दे दी जाती है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका टीका अभी तक नहीं बनाया गया। इसका जो इलाज है ना, वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 12 प्रकार के जो टीके लगते हैं ना यहाँ, तो वो एक है जैसे कि तपेदिक, जो टीवी का मैंने बताया था ना, BCG। फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस बी यहाँ पर एक के बारे में लिखा है, लेकिन आप लोगों को हेपेटाइटिस के सभी प्रकार पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं अक्सर। ठीक है। फिर उसके बाद में पोलियो एक ऐसा है, मतलब जिसकी खुराक दी जाती है, इसको टीके के रूप में नहीं दी जाता, इसका मतलब मुंह द्वारा प्रवेश कराया जाता है, जहाँ जो कि मैंने आगे एक नोट में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में गलघोटू, वो होता है ना डिप्थीरिया, जिसका टीका लगता है, इसको आजकल थायराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में काली खांसी, टेटनेस, खसरा, हेमोफिलिसिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी से संबंधित रोग, रोटावायरस जनित डायरिया, न्यूमोकोकल रोग, रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस, तो ये लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलियो के अलावा सभी रोग जो है ना, तो मतलब सभी को इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, और जो पोलियो की जो खुराक होती है ना, वो बच्चे को मुंह के द्वारा खिलाई जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। और फिर इसके बाद में मैंने आपको, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, तो वो इस तरह के हैं कि सबसे ज़रूरी है खुद पर बिलीव करना। अभी मेरे से ग्रुप्स में काफ़ी सारे लोग ऐड हैं, और जिनके मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, जिनको खुद पर बिलीव ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। सभी लोग अपने अपना स्कोर शेयर करते हैं एडवांस एजुकेशन का, तो उन लोग को ये पता ही नहीं होता कि पढ़ना कहाँ से। तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना, तो वो लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो आप लोग के अंदर सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है कि यस मैं कर लूँगी। अगर आपके अंदर ये नहीं है ना, तो आपको एग्ज़ाम छोड़ देनी चाहिए, फिर आप कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। फिर उसके बाद में है वही आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो जब इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर लूँगी, जब किसी और ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। भाई आप लोग वैसे भी यहाँ पर 80% विमेन मैंने जहाँ तक देखा है तो वो मैरिड हैं, उसके बाद में अपने घर, बच्चे और ससुराल को संभालते हुए स्टडी कर रही हैं, तो ये कितना अच्छा मैनेजमेंट है उन लोग की। तो ये मतलब वो क्यों नहीं कर सकती इस एग्ज़ाम को क्लियर। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है उनका कि वो यस स्टडी कर रही हैं। उसके बाद में है समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। यस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोगों को ना ऐसे ही दिन भर नहीं पढ़ना है, या फिर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि 16-16, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को बराबर टाइम देना है, और एक मतलब आपको एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि अभी 2 महीने रह गए हैं, तो आपका रिविजन ही हो रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस दिन इतना पढ़ना है, तो बस इतना ही पढ़ना है और वो कंप्लीट करना है हर हाल में। ठीक है।
उसके बाद में जो है ना, फिर आपको टाइम टेबल बनाकर चैप्टर को पूरा करने की आदत बनाए। वो मैंने पहले ही बोला है कि आपको, जैसे कि आपको एक रात पहले ही अपना दूसरे दिन का टाइम टेबल डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप लोगों को अगले दिन स्टडी क्या करनी है, क्या MCQ लगाने हैं, क्या क्विज लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि मैं यहाँ आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद में ग्रुप पर क्विज करवाऊंगी उसी टॉपिक की, तो आप लोग का वो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मुझ पर भी बिलीव करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है, एक विषय की 10 किताबों को नहीं बल्कि एक किताबों को 10 बार पढ़ना है। जैसा कि ब्रूस ली का एक सेंटेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उन्होंने कहा था कि मैं उस पर्सन से नहीं डरता हूँ जिसे 10 प्रकार की किक आती हैं। सॉरी, उसने 100 बोला था या मैंने 10 बोल दिया। जिसे 100 प्रकार की जिसे 100 प्रकार की किक मारनी आती है, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 100 बार की है। क्योंकि जब वो इंसान 100 प्रकार की किक मारेगा तो वो उसमें उतना परफेक्ट नहीं होगा। जबकि कोई इंसान अगर एक किक को बार 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 प्रैक्टिस करेगा तो वो उसमें मतलब निपुण हो जाएगा। मान लीजिए उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ होती है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ उठानी है, उसी को बस पढ़ना है, MCQ लगाने हैं, अपने ऊपर बिलीव रखना है, बस यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद में सभी विषयों को जो बुक आपको ठीक लगे ले सकते हैं। जो आपको बुक ठीक लगे, जो आपने जैसे कि कोर्स लिया हुआ है तो उसके नोट्स आपके पास होंगे, आप मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प जैसे कि कर रही हूँ। तो वही एक आपने ले लिया, अपना सोर्स चुन लिया, तो अब आपको उसी के तहत आगे बढ़ना है और उसी बुक का चयन करें जिसमें, हाँ, अगर आप लोग MCQ के लिए देखिए पूछते रहते ना कि कौन सी बुक लेना है, कौन सी बुक लेना, अगर आपने एक MCQ के लिए बुक चुन ली तो फिर वही आपके लिए होनी चाहिए। सिर्फ बुक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ, जैसे कि आप क्विज लगा रहे हैं, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर क्विज लगा रहे हैं तो आप मुझ पर ही बिलीव कीजिए, फिर 17 जगह मत भटकिए और ऐसा सोर्स चुनिए जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, आपको लगे कि इसका डाटा ना बिल्कुल ही सही है। क्योंकि बुक्स में ना डाटा बहुत ही ज़्यादा गलत दिया गया होता है MCQ फॉर्म में, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सभी विषयों को लेकर चलें। ये हमने कह दिया है कि सभी विषयों को आपको समान लेकर चलना है और जो आपका कमज़ोर है उसको आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 विषयों को लेकर चलना है। ये टाइम टेबल तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि आप 2 महीने की कंप्लीट स्ट्रेटजी रिविज़न प्रैक्टिस के साथ कैसे बनाएं। और रिविज़न तो आपको मस्ट बिल्कुल करना ही है, क्योंकि अगर आप लोग रिविज़न नहीं करेंगे ना तो आपका सिलेबस भले ही आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हो लेकिन आप सब भूल जाएंगे। जिस दिन एग्जाम में लोग बैठते हैं ना तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, भले ही वो कितने ही बहुत ही पढ़े लिखे क्यों ना हो। उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक को पहले से ही कंप्लीट करना है। जो टॉपिक आपको छोटे छोटे लगे और इजी लगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी टीकाकरण है तो ये 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक छोटा टॉपिक है जो कि आप बिल्कुल याद सहित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टॉपिक उठाने, अपना गोल डिसाइड करना है और बस लगे रहना है, ठीक है। किसी भी विषय में आपको बहुत ही एडवांस विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, बल्कि उस बनने का प्रयास नहीं करें। सिर्फ परीक्षा को ध्यान में, जैसे कि मतलब आपको पता है कि आप महिला सुपरवाइजर के एग्जाम दे रहे हैं, ना कि UPSC एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना है कि जितना आपके सुपरवाइजर में आएगा, ना कि इतना पढ़ लेना है कि भाई जब आप एक सब्जेक्ट की 10 बुक पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप लोग मेरी बात से जरा भी सहमत है तो प्लीज़ एक कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। हम 2 से 3 वीडियो में आपको